एक तो कह सर पैथोलॉजी भी पढ़ा दीजिए। फिर बकलो पैथोलॉजी डॉक्टर डॉक्टर पढ़ाता है सर, टाइफाइड HIV जांच करता है, डिस्पेंसरी खोलेगा तू? फालतू कमेंट नहीं करो बाबू, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? आप कमेंट में केवल अपने डाउट्स पूछा कीजिए। आपके कहानी सुनने के लिए कमेंट नहीं दिए हैं, कमेंटवा का सर्वर पे पैसा कटता है, आपको पता है? कमेंट करते हैं वो, जिस तरह से किसी को व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करते हैं, आपका डाटा खत्म होता है ना, वैसे सर्वर पे कंजम्पशन होता है। फालतू कमेंट नहीं किया कीजिए, एक तो पढ़ने का मन नहीं करता है, आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कीजिए। कल बताए थे कहाँ तक हम? पता नहीं कहाँ बताए थे, नदियों के बारे में बता रहे थे हाँ? युवावस्था प्रौढ़ावस्था। चलिए तो थोड़ा सा आंसर दीजिए, ये क्या चीज़ है? ये क्या है? नदियाँ इसे क्या बनाई है? नदियाँ इसको क्या बना दी है? फटाफट आंसर चाहिए। डेल्टा कौन बोल रहा है रे बकलो? भी आकार की घाटी दिख रहा है, रैपिडो, वेरी गुड। छिप्रिका, रैपिडो या छिप्रिका है ये? रैपिडो या छिप्रिका है? यह है छिप्रिका या रैपिडो कहिए इसे, रैपिडो या छिप्रिका। ये जब नीचे गिरता है तो ये कौन सा अवनमन कुंड बना लेता है? अवनमन कुंड, एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी। ये क्या है? झरना है, ये झरना जलप्रपात है, बता दिए थे ये जलप्रपात है। ये अवनमन कुंड है, ये एस आकार की घाटी है। जब ये सीधी हो जाती है तो क्या बन जाता है? गोखुर लेक, झील बन जाता है, गोखुर झील। लास्ट में हम आपको कुछ कुछ चीजें समझाए थे, डेल्टा वगैरह। बताइए तो, नदियां जब अपने द्वारा लाए गए कचरा को कम मात्रा में जमा करती है तो उसे रोधिका कहते हैं, ज्यादा मात्रा में जमा कर देती है तो डेल्टा कहते हैं, और जब इसे नदी में गिरा, समुद्र में गिरा देती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कभी भी डेल्टा को समुद्र में गिरा दिया जाता है क्या कहते हैं? डेल्टा को समुद्र में गिरा दिया जाता है तो एस्चुरी कहते हैं, वेरी गुड। छोटे साइज के डेल्टा को रोधिका कहते हैं। डेल्टा अगर बहुत छोटा रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ठीक है, वेरी गुड, एस्चुरी कहते हैं। बताइए तो कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर दीजिए। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती, बेवकूफ करा, गंगा। अरे भाई गंगा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। आगे बढ़े, सुंदरवन का डेल्टा। चलिए अब थोड़ा सा आगे फिर से कंसेप्ट समझा देते हैं, उसको अच्छे से समझ। अब हम केवल नदी के मुहाने की बात कर रहे हैं। नदियां जब आती हैं इस तरह से मुहाने पर, इसका ढलान क्या हो जाता है? एकदम घट जाता है। नदियों का ढलान एकदम घट जाता है। नदियों का ढलान घटने के कारण ये कई सारे छोटी छोटी इसमें बढ़ जाती हैं, शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इन प्रत्येक शाखाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी या तरीका, डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका का, जब कभी भी वितरिका एक ही पास हो जाता है, ज्यादा नहीं फैल पाता है, तो ये लगता है किसी का पंजा है। देखिए तो लग रहा है किसी का पंजा है, इसमें मच्छर चल देता है ना तो गोला बन जाता है। देखिए तो, ये किसी पक्षी का पंजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कोई मुर्गी उर्गी का पंजा है। तो जब कभी भी डेल्टा जो होता है, ये सब तो डेल्टा ही है ना बाबू। इसमें जो कचरा भर दिए हैं, लाल रंग का कचरा भर देते हैं, ये सब क्या है? ये डेल्टा है। डेल्टा है कि नहीं है? अभी नहीं है। ऑफलाइन में समझे में नहीं आता हाँ या ना। ऑनलाइन ऑफलाइन रहता है ना तो स्टेजवा पे बैठा रहता है तो दो चार टोकन में नोच लेते। लेकिन अभी खुलने का कोई चांस नहीं है। कोरोना देख रहा है मच्छर कहीं का तुम। समझे में नहीं आता है, क्लास चल रहा है। देखिए, ऐसा डेल्टा जो होता है, अब देखिए अब आपको लग रहा होगा कि लग रहा है बत्तख उत्तख का पैर, लग रहा है बत्तख का पैर है, लग रहा है।
तो जो ब्लू कलर वाला एरिया वो तो पानी निकल गया वहां से, ब्लू कलर वाले एरिया में से क्या निकल गया? पानी। ये छोटी छोटी वी तरीकाओं से क्या निकल गया? पानी निकल गया यहाँ से भी छोटी वी तरीका से क्या निकल गया? पानी। और ये सब क्या बना लिया है? डेल्टा बना लिया है। तो ऐसा डेल्टा जो लगता है पक्षी के पैर का जैसे है, उसे हम लोग कहते हैं पक्षीपाद डेल्टा। कौन सा? पक्षीपाद डेल्टा। संस्कृत में या हिंदी में पैर को क्या कहा जाता है? पाद कहा जाता है। पक्षीपाद डेल्टा कहा जाता है। ये कैसा डेल्टा है? पक्षीपाद डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? तो अमेरिका की मिसिसिपी नदी। अमेरिका की मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है वो पक्षीपात डेल्टा है। कैसा है? पक्षीपात। जबकि अगर आप गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डिजाइनिंग अलग है। गंगा इस तरह से आएगी, इस शेप में गंगा, और इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, और इसके बीच में जो डेल्टा बनेगा वो बहुत बड़ा साइज का डेल्टा बनेगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा, वो बहुत बड़ा साइज का है, लेकिन वो पक्षीपात साइज का नहीं है। तो ये है सुंदरबन का डेल्टा। पक्षी का पैर। अरे मच्छर उच्छर आ जाते हैं सब यहाँ पे, भगाए कैसे? हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, हम लोग मच्छरदानी लगा के सो जाते। सीबीएसई वाले को स्प्रे रख ले, छिड़क देता है तो मच्छर भाग। चलिए स्प्रे वह खत्म हो गया है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को डेल्टा का निर्माण। अगर बताइए, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बताइए तो हम समझते हैं। ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, पर्वत। आप बताएंगे ये नदी डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी, या दोनों बनाएगी? आंसर। डेल्टा, एस्चुरी या दोनों, क्या बनाएगी? ये नदी डेल्टा बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, या दोनों बनाएगी? क्या बनाएगी? क्या बनाएगी भाई? दोनों। वेरी गुड। क्या बनाएगी? दोनों बनाएगी। और अगर दोनों और पहाड़ हो गया तब? अगर पर्वत दोनों ओर हो गया, यहाँ भी हो गया पर्वत, तब? अब बताइए तो, अगर दोनों ओर पर्वत हो गया तब? ऐसा टेढ़ा लग रहा था, स्टैंड स्टेट। अगर दोनों ओर बना दिया तो एस्चुरी। ये सारा कचरा को ले आके गिरा देगी नदी में, एस्चुरी बन जाएगा। एस्चुरी बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा और ताप्ती के दोनों ओर पहाड़ है, इसलिए वो सीधे एस्चुरी बना देती है। और गंगा नदी के किसी और पहाड़े नहीं है, गंगा नदी के किधरों पहाड़े नहीं है, तो ये सीधे डेल्टा बना देती है। और गोदावरी की एक और पहाड़ है, एक और नदी है, तो एस्चुरी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा। उसी तरह से सबसे बड़ा एस्चुरी किसका है? सबसे बड़ा एस्चुरी कौन बनाती है? सबसे बड़ा एस्चुरी बनाने वाली नदी, सबसे बड़ा एस्चुरी बनाने वाली नदी, एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नद कहते हैं, गोदावरी। कौन बनाती है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। बताइए तो बबुआ। ये जो छोटे साइज का रेड कलर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा छोटे साइज का रेड कलर, ये डेल्टा है कि क्या है? ये जो छोटका कलर का रेड कलर दिख रहा है, क्या हम इसे डेल्टा कहेंगे? ये जो छोटे कलर का रेड कलर का दिख रहा है, क्या ये डेल्टा है? हाँ, इसे क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा नहीं है वो, रोधिका है। वेरी गुड। छोटे साइज का डेल्टा रहता है तो इसे रोधिका कहा जाता है। छोटे साइज का डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? रोधिका। छोटे साइज का डेल्टा रोधिका कहलाता है। होशियार है सब, समझ गया। नदी में कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए दूसरा चीज नदी के बारे में। नदी जहां से स्टार्ट होती है, नदी जहां से स्टार्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन।
जिसे हम लोग कहते हैं उद्गम, और जहां नदी इंड कर जाती है, इंड, उसे हम लोग कहते हैं माउथ, माउथ, मुहाना, मुहाना। अब इस ससुरा जितना कांड होता है ना सब मुहाने पे ही होता है, जितना कांड होता है मुहाने पर होता है। चाहे वो डेल्टा बनेगा मुहाना पे ही बनेगा, छोटा साइज का डेल्टा बना तो वो क्या हो गया, रोधिका हो गया, रोधिका। बड़ा हो गया तो डेल्टा, उलाट दिया ले जाके तो एस्चुरी, क्या हो गया, एस्चुरी। यही सब होता है। डेल्टा ससुरा पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी नदी बनाती। अब एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि जो मुहाना है, मुहाने पर नदियां पतली हो जाती हैं कि चौड़ी हो जाती है, ये बताइए। मुहाने पर नदियां पतली या चौड़ी, आंसर दीजिए तो। मुहाने पर नदियां पतली होंगी कि चौड़ी होंगी? मुहाने पर नदियां पतली हो जाती हैं कि चौड़ी हो जाती हैं? चौड़ी हो जाएगी, वेरी गुड, गुड, चौड़ी हो जाती है। सीबीएसई वाला को चौड़ा लिखाई नहीं दे रहा है, लार्ज। एट मुहाना नदी बिकम लार्ज, एट मुहाना नहीं, एट द एंड पॉइंट यानी लोअर कोर्स, माउथ, लार्ज हो जाती है। ससुरा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ डालेगा कि नदियां जब मुहाने पर जाती हैं तो चौड़ा होने जाती हैं, अचानक से क्या हो जाती है, चौड़ा हो जाती है। तो सबसे चौड़ा कौन होगा, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? आप बताइए मित्रों, पूछेगा कि नहीं? सबसे चौड़ा कौन होगा? जिस तरह से नदियों के जमा पर डेल्टा कहते हैं, तो सबसे बड़का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी का डेल्टा, सबसे बड़का एस्चुरी गोदावरी का एस्चुरी, उसी तरह सबसे बड़का मुहाना। बोल बउआ, पूछेगा कि नहीं बोलेगा? बताइए सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है? सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है? अमेजन? गलत। सबसे चौड़ा मुहाना बता सकते हैं? सबसे चौड़ा मुहाना, वेरी गुड, एक दो लड़कों ने सही बताया। ओब नदी का मुहाना, वेरी गुड। ओब नदी रूस में गंगा बोलता है, ओब नदी का मुहाना रूस में स्थित है, ओब नदी का मुहाना। अब लड़का नक्शा पढ़ा होगा सब, जो लड़का केवल नक्शा में पढ़ा है उसको तो हम ओब नदी दिखाई ही नहीं है, और जब ये यहाँ पढ़ा है उसको हम सब दिखाएंगे। देख बबुआ, यहाँ देख लो, दिख रहा है आप सबको? यहाँ है ओब नदी, हम अंडरलाइनिंग बाउंड्री बना देते, ये रूस है, ये है रूस, ये इसकी बाउंड्री है। यहाँ पर जा रही है ओब नदी, आपको दिखेगा ये है ओब नदी, ये ओब नदी गई है, और ये देखिए इतना चौड़ा इसका मुहाना है, ये ओब नदी का मुहाना इतना चौड़ा है। तो सबसे चौड़ा मुहाना किसका? ओब नदी का। जबकि गंगा नदी देखिए ना, इसका मुहाना ही नहीं दिखता है। जबकि सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना इतना चौड़ा है। अगर कोई चीज नक्शा में इतना चौड़ा दिख रहा है तो रियलिटी में वो बहुत बड़ा होता है। सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। अब देखिए यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा मुहाना बनाने वाली नदी ओब नदी है जो रूस में बहती है, यह किस दिशा में बहती है? तो भैया ये दिशा में बहती है दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है। देख लो बबुआ, किस डायरेक्शन में बह रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में बह रही है। किसी को कोई दिक्कत है? इसलिए कहते हैं नक्शा भी क्लास कीजिए वो भी जरूरी है, और थ्योरी भी कीजिए वो भी जरूरी है। जो खाली थ्योरी कर लिया नक्शा नहीं कर रहा वो दिक्कत है, अब दोनों में एडमिशन बंद है। आगे समझे? हाँ, साउथ टू नॉर्थ मतलब जिधर जा रहा होता है बस उधरे ध्यान दिया जाता है। ओब नदी का मुहाना उत्तर में। आगे बढ़े। अब सवाल एक आता है, देखिए ध्यान से, कि ससुरा नदी सब जाके कहाँ गिरती हैं? सब ए टू जेड नदियां समुद्र में जाके गिर जाती हैं, कहीं ना कहीं से समुद्र में गिरती है। और अगर समुद्र में नहीं गिर पाती हैं तो वो किसी सहायक नदी में जाके मिल जाए। जैसे यमुना समुद्र में नहीं जाती है तो गंगा में पानी डाल देती है इलाहाबाद में, और गंगा ले जाके उलाट देती है। तो हमको सवाल एक बात नहीं समझ में आया कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हो गई, चाहे यहाँ की लॉरेंस नदी हो जाएगी, हडसन नदी हो जाएगी, कोलोराडो नदी हो गई, मिसिसिपी मिसौरी या फिर टेनेसी नदी हो गई, यहाँ से अमेजोन नदी हो गया, नील नदी हो गया,
नाइजर हो गया, ये लिम्पोपो, जितनी नदियां हैं ससुराल, A to Z दुनिया की नदियां कहीं ना कहीं से आके सब समुद्र में गिर रही हो, चाहे वो अरब सागर में गिरे। आपने कभी गौर किया, ये नदियों का पानी खारा नहीं होता, लेकिन समुद्र का पानी नमक जैसा होता है, खारा होता है, पी लेंगे तो सबसे ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। समुद्र का पानी नहीं पीता आदमी कोई, पानी समुद्र का पूरा खारा होता है समुद्र का पानी। तो बताइए, चुचुरा नदी का पानी मीठा यानी पी सकते हैं, समुद्र का पानी खारा, ऐसा क्यों? समुद्र का पानी खारा क्यों? इसका पीडीएफ कब मिलेगा? सैटरडे को। इसका पीडीएफ सैटरडे को मिलेगा। हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ हम अभी भी दे सकते हैं, लेकिन वो टाइप करवा देते हैं ना, वो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, उसमें फोटो वोटो ठीक बनता है। समझ में आएगी नहीं आप? किसी को दिक्कत? देखो बबुआ, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं जी हम? नदी उदी दिख रहा होगा, छोटा छोटा नदी है। देखिए, ऐसा क्यों होता है? दुनिया में हर चीज, किसी भी चीज के सरफेस पे नमक पाया जाता है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया पे नमक सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहीं पे भी आप अपना हाथ चाट के देखिए, नमकीन लगेगा। लगेगा। आंसू पी के देखिए, नमकीन लगेगा। बचपन में नकटी निकाल के खाए होंगे, नमकीन लगेगा। भैंस चाट के देखिए, नमकीन लगेगा। सड़क चाट के देखिए, जमीन पे नमकीन लगेगा। किसी का घर द्वार चाटिए, नमकीन लगेगा। नाली मतलब ढक्कन वक्कन कहीं सड़क चाट लीजिए, घर मतलब कुछ चाटिएगा आपको नमकीन लगेगा। हर जगह नमक की मात्रा अवेलेबल है, NaCl हर जगह अवेलेबल है। अब देखिए कहीं पे आप 20 दिन नहाइए मत, उसका चाटिए देखिए एकदम नमकीन लगिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह नमक की मात्रा अवेलेबल। जब कभी भी बारिश होता है, बात समझो ध्यान से, जब कभी भी बारिश होता है तो ये बारिश इतना ज्यादा होता है कि पूरी जमीन को भीगा देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि बारिश होगा तो आपका घर नहीं भीगेगा। आपके घर पे बारिश होगा, पूरा नमक को वो बारिश क्या करेगा, अपने साथ पोंछ के लेके चल जाएगा। सड़क पोछ देगा, भैंस गाय गोरू जितना चीज है, सड़क दीवार मिट्टी सब खेत उत को बारिश पोछ देगा। उसके ऊपर उपस्थित सारे नमक को बारिश उठा के लेके चला जाएगा नाली में। नाली जाके मिलेगा नहर में, नहर जाके मिलेगी नदी में। यानी पूरे शहर का नमक, पूरे भारत का नहर, जितने भी शहर हैं, जितने भी राज्य हैं, भारत है, जितना भी देश है, सबका नमक नालियों के रास्ते, नहर के रास्ते नदी में आ गया। और उस सारे नमक को नदी उठा के कंटिन्यूअसली पटक देती है समुद्र में ले जाके। अब बेचारा समुद्र कहाँ पटके, तो चुपचाप यहीं रह जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? नदी अपना नमक ले जाके फेंक देती है, चल ससुराल जा। ये नदी में नमक कम रहता है, क्योंकि नदी का नमक केवल अपने भर का रहता है। समुद्र में तो पूरी दुनिया का नमक है, वहां पे फेंक देती है, तो समुद्र का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अब वो नमक पता नहीं किसके पसीना से बना है कि किसके पोंटा से बना है, कोई नहीं जानता। समुद्र का जल खारा हो जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस समुद्र के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो नदियों द्वारा ले आए गए सिल्ट या अवसाद या कचड़ा के द्वारा निक्षेपण, कचड़ा को क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? किसी को दिक्कत नहीं? अब जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप PCS का या फिर UPSC का, उसमें सब चीज लिखिएगा। टोपोग्राफी जब बनेगी ना, सब चीज, नदियों का कोर्स कहाँ से शुरू हुआ था, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, छिप्रिका, छिप्रिका से V आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, I आकार की घाटी, छिप्रिका, नीचे उतरा था तो झरना, जलप्रपात, अवनमन कुंड, S आकार की घाटी, प्राकृतिक तटबंध, और यहाँ से हो जाएगा गोखुर झील। उसके बाद से कई भागों में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, वितरिका, वितरिका के बाद रोधिका, रोधिका के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद एस्चुरी बनाइएगा, एस्चुरी के बाद सारा खारा पानी ले जाके फेंक दीजिएगा समुद्र में, कर दीजिएगा समुद्र खारा हो गया, समुद्र का पानी खारा। और उसी को नमक छान के बना दीजिए पतंजलि नमक, शुद्ध समुद्र का नमक। चीज लिख दीजिए उस पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सबसे ज्यादा डेल्टा, बड़ा डेल्टा, छोटा डेल्टा, पक्षीपात डेल्टा, मुहाना वगैरह सब खत्म हो गया नदी से रिलेटेड। All topography made by river has been completed by Khan sir in this application class. Understand all my CBSE dear student what I am saying? चलिए, CBSE वाला खुश हो जाता है। पूरी इंडिया में जितना CBSE बोर्ड को हम फेमस किए, उतना कोई नहीं फेमस।
आगे देखते हैं। सीबीएसई वाला कहता है सर इंग्लिश में पीडीएफ दीजिए, उसको ट्रांसलेट कर लो गूगल में डाल के। आगे बढ़े। सर बायोलॉजी का एडमिशन ले लीजिए, चुप शांति से बैठा लाओ। अब पढ़िए लेगा सब तो बेरोजगार कौन रहेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, इस समुद्र में जल भी तो शांत बैठा नहीं है। समुद्र का भी जल हिचकोले मार रहा है, इसे लहरें मार रही हैं। और जब लहरें चलेंगी समुद्र की लहरें, तो ये समुद्र की लहरें चलती क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। पृथ्वी के घूमने से एक झटका लगता है, जिस झटका को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो समुद्री लहरें 3 वजह से घूमती हैं। एक कोरियोलिस बल, पृथ्वी का घूर्णन, और अगर पृथ्वी घूमना बंद भी कर दे या समुद्री लहरें न भी चलें, कोरियोलिस बल न भी लगे, तो हवाएं जब ऊपर से चलेंगी तो समुद्र को ले जाएंगे। तो समुद्र के द्वारा भी कुछ न कुछ टोपोग्राफी या स्थलाकृति का निर्माण होगा। लेकिन यह स्थलाकृति बीच समुद्र में होगा ही नहीं, कि बीच समुद्र में तो समुद्र में केवल जल होता है। जब भी स्थलाकृति का निर्माण होगा तो समुद्र के किनारे ही होगा। किसके किनारे होगा? समुद्र के किनारे। बढ़े। देखिए, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखते हैं। इसके द्वारा समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखिए, मान लीजिए ये हमारी भूमि है। ये क्या है? भूमि है, जमीन है। ये जमीन है इस तरह से, किसी को दिक्कत नहीं। ये जमीन है, यहाँ बना देते हैं जमीन, इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डार्क वाला एरिया क्या है? जमीन है, इस पे हम लोग रहते हैं। ये भूमि वाला एरिया होगा। देखिए, और इधर वाला एरिया जो है वो समुद्र है, नीचे वाला एरिया जो है वो समुद्र है। ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये सब क्या है? भूमि है। यहाँ बना देते हैं। चलिए, अब समझ में आ रहा है। जितना ब्लैक किए हैं ये तट है, समुद्र है। अब पूरा ब्लैक नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे ऐसे साइड मार देते हैं। ये क्या चीज है भैया? भूमि है। और नीचे का पूरा एरिया क्या है? समुद्र है। नीचे का एरिया समुद्र है, नीचे ये समुद्र है। किसी को दिक्कत? ये सारा एरिया समुद्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। किसी को दिक्कत? ये सब समुद्र का एरिया, पानी भरा हुआ है। इसमें अब नदी में स्थलाकृति का निर्माण कैसे होगा? जितने भी एस्चुरी आपने फेंका है, नदियों ने जितनी भी एस्चुरी को बना बना के फेंका है, वो सारी की सारी एस्चुरी आगे जाकर कचड़े का निर्माण करेगी। और समुद्र में पाए जाने वाले कचड़ा को हम ले इसे जरा मिटा दिए, पूरा लो ले। समुद्र में पाए जाने वाले कचड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कचड़ा को सिल्ट कहते हैं। इसको मिटाए हैं तो इसको लगा के हम मिटा रहे हैं। अरे भाई, आप समझ रहे हैं ना कि ये भूमि है? सब लोग समझ रहे हैं ना? ऊपर काला वाला क्या है? भूमि है। तो समुद्र में पाए जाने वाले कचड़ा को हम क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कचड़ा को सिल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। तो समुद्री लहरें जो समुद्र में उपस्थित कचड़ा है, इस पर कंटिन्यूअस फोर्स लगाती रहती हैं, कंटिन्यूअस फोर्स लगाती है। समुद्र में बहुत सारे कचड़े होते हैं, समुद्री कचड़ों को क्या कहा जाता है? सिल्ट कहा जाता है। तो ये जितना रेड कलर वाला देख रहे हैं ये सब क्या है? सब भाई ये सब के सब है, सब सिल्ट है। क्या है? सिल्ट है। तो समुद्री लहरें इन सिल्ट को क्या करती हैं? ढकेलती रहती हैं, ढकेलती रहती हैं यहाँ पर। और ये सिल्ट लगातार आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़कर ये क्या करती हैं? इस सिल्ट को उठाकर ढकेल ढकेल के ढकेल ढकेल के तट पर लगा देती, तट पर लगा के जाम कर देती। जब ये जाम कर देती हैं तो इसके पीछे एक झील का निर्माण हो जाता है। इसी झील को कहते हैं लैगून झील। कौन झील? लैगून झील। बड़ी नाम सुने होंगे, लैगून झील। समुद्र के किनारे बनने वाले झील को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। समुद्र में बनने वाले समुद्र के किनारे बनने वाले झील को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। कौन सा झील?
लैगून झील। अब आप बताइए, क्या राजस्थान में लैगून झील पॉसिबल है? नहीं है। लैगून झील केवल वहीं पॉसिबल है जो समुद्र के किनारे हैं, अर्थात भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे हैं। किनारे लगने वाले झील को हम लैगून झील कहते हैं। अब हम आपसे, ये चीज क्या चीज है? सिल्ट है। ये क्या है? सिल्ट। सिल्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लैगून झील के निर्माण किससे होता है? लैगून झील का निर्माण किससे होता है? सिल्ट से होता है या लहरों से होता है? लैगून झील का निर्माण सिल्ट से होता है या लहरों से होता है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। लैगून झील का निर्माण सिल्ट से होता है कि लहरों से होता है? आंसर चाहिए। आई वॉन्ट आंसर। लैगून झील का निर्माण सिल्ट से होता है या लहरों से होता है? बोथ। नॉट बोथ, ओनली वन आंसर। केवल एक आंसर चाहिए, एक, केवल एक आंसर। सिल्ट से? गलत। सिल्ट से नहीं होता है, लहरों से होता है। देखिए, अगर ये सिल्ट जो है, अगर लहर नहीं आएगी तो सिल्ट जहां था वहीं रह जाएगा। सिल्ट जहां था वहीं रह जाएगा। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि लहरें क्या कर ली हैं अगर सिल्ट ना रही तो? है कि नहीं? अगर सिल्ट नहीं रहेगा तो लहर क्या कर लेगी? लहर बहुत कुछ कर लेगी। समुद्री लहरें जब आएंगी तो सिल्ट को बकोटते हुए चलेंगी, ऐसे सिल्ट को ऐसे बकोटते हुए चलेंगी। तो जब ये सिल्ट को बकोट लेंगी, बकोटने का मतलब समझते हैं? इरोजन करना, अपर्दन करना। तो समुद्री लहरें अपने साथ कुछ कुछ सिल्ट को लेकर आएंगी बकोटते हुए, और यही बकोटा हुआ सिल्ट ले आके छपाक से किनारे फेंक देंगी। और अगर उससे पानी घिर गया तो उस घिरे हुए झील को कहते हैं लैगून झील। समझ में आ गया? भारत का सबसे बड़ा लैगून झील बताइए कौन सा है? अरे भाई, बिहार में तो होगा ही नहीं, समुद्र के किनारे थोड़ी है, हरियाणा में भी नहीं होगा, वही 9 राज्य में होगा। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील। वेरी गुड, उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। अब एक बात बताइए, लैगून झील खारा होगा या मीठा होगा? लैगून झील का पानी खारा होगा या मीठा होगा? तो लैगून झील का जो पानी है, गुड, खारा होगा। अरे बकलवा, समुंदर के ना पनिया है, नीचवा से रिस के तो जेबे करेगा, कहता है मीठा पानी होगा। इनके अब्बा ले आके में मीठा पानी डालेंगे कहीं का बोलता है कि मीठा पानी होगा, पूरा पैदल है दिमाग से। देखिए कैसा पानी होगा? खारा पानी होगा लैगून झील का। अब ये लैगून झील बड़े काम के होते हैं। आप कहेंगे कि सर ये लैगून झील से काम कौन सी करा लेंगे हम लोग, ये बड़े काम के होते हैं? तो देखिए, काम इनका बहुत अच्छा खासा। लैगून झील से क्या काम होता है? एक चीज अगर आप देखिए कि हम यहाँ एक बंदरगाह बनाते हैं। बंदरगाह समझते हैं लोग? सी पोर्ट। हम यहाँ एक सी पोर्ट बना देते हैं, ये है सी पोर्ट। ये एरिया पे हम क्या बना दिए हैं? सी पोर्ट बना दिए हैं। अब ये सी पोर्ट ठीक है तब तक जब तक कि कोई सुनामी वगैरह नहीं आया है। ये वाइट वाला जो सी पोर्ट बनाए हैं तब तक ठीक है जब तक कोई सुनामी वगैरह नहीं आया है। लेकिन बाय द वे तूफान या सुनामी आएगा ना तो धड़ाम से मारेगा, सी पोर्ट उधिया जाएगा। सी पोर्ट क्या हो जाएगा? उधिया जाएगा। तो सी पोर्ट उधिया जाएगा, सामने अगर रख देंगे तो उधिया जाएगा। सीबीएसई वाला समझता है उधिया जाने का मतलब जी बोला जाता है उधिया, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय सडनली बाय एयर इज नोन एज उधिया जाना। ये सी पोर्ट क्या हो जाएगा? उधिया जाएगा, कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सी पोर्ट को हम सेफ नहीं मानते हैं, सुरक्षित नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग लैगून झील का सहारा लेते हैं। हम लोग किसका सहारा लेते हैं? लैगून झील का सहारा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बंदरगाह को इस लैगून के अंदर बना देते हैं, यहां बना देते हैं। आप कहेंगे कि खान सर पगला गए यहाँ हम लैगून बना दिए तो जाएगा आदमी कैसे? क्योंकि अगवा तो ये बंद करके रख ले है सील्ट, इसमें जाएगा कैसे?
तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रोधिका का। किसका? रोधिका का। यहां से इसको थोड़ा सा जेसीबी लगा के कोच काच के खत्म कर देते, हल्का सा इसको फोड़ के हम लोग खत्म कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? ज्वारीय प्रवेश द्वार। इस यहाँ से हम लोग एंट्री कर देते हैं और इसको ऐसे हल्का कर देते हैं, और उसके बाद अंदर बनाते हैं हम लोग बंदरगाह, ये वाला बंदरगाह। अब बताइए, पानी वाली जो जहाज आती है, वो पानी वाली जहाज इस लैगून से एंट्री करके इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है। और अगर कभी गलती से सुनामी आ भी गया तो इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। और सुनामी घुस के हैंगा थोड़े कहेगा किधर है रे, बंबई बंदरगाह फोड़ देंगे तोरा, कहाँ है रे, ऐसे थोड़े कहेगा वहां पे। अरे भाई बच जाएगा वहां, समझ में आएगा कि नहीं? क्या बहुत काम का ये चीज होता है लैगून झील। किसी को कोई दिक्कत है लैगून झील में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैगून झील का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लहरें निभाती हैं। सिल्ट भी जरूरी है बट प्राइमरी नहीं है, वो क्या है, जरूरी है। जैसे क्लास लेने के लिए कैमरा जरूरी है कि खान सर? भैया जरूरी तो दोनों है। खान सर रहेंगे, कैमरा नहीं रहेगा तो ऑफलाइन पढ़ा देंगे, मोबाइल से क्लास लगा देंगे। समझे? क्या करो लोग, हिंदी मीडियम वाला भी सोचता है सब ना, खान सर सीबीएसई वालों को ज्यादा मानते हैं। वो भी इंग्लिश में रिप्लाई करता है। एगो लिखा है, हम पूछे समझे तो कह रहा है यो सर। देखो ये हिंदी मीडियम वाला है, ये खुद को सीबीएसई वाला बनना चाह रहा है। देख रहा है सर ज्यादा मानते हैं उन सबको, यो सर, यो सर। अपने रहो ना, सियार हो तो सियारे रहो, कौआ कभी मोर नहीं हो सकता है, कौआ हो तो कौए रहो। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया समुद्री लहरें। समुद्री लहरें और भी बहुत सारे कांड को करती हैं। मजा आ रहा है बबुआ पढ़ने में? लैगून झील वगैरह पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टेड चीज है रे बाबू। समुद्री लहरें और चीज का निर्माण करती। समुद्री लहरें जो होती हैं, अगर समुद्र के तट पर कोई पहाड़ खड़ा है, सपोज कीजिए यहाँ कोई पहाड़ खड़ा है इस तरह से, तो ये लहरें क्या करेंगी, इस पहाड़ को काट देती, इस पहाड़ को क्या करती हैं, काट देती, और इसके अंदर जो है गुफा बना देती। क्या करती हैं, काट के इसके अंदर गुफा बना देती, इस शेप में क्या करती हैं, गुफा बना देती। तो इससे फायदा क्या होता है कि काट काट के नदियां इसके अंदर क्या करती थी, गुफा बना देती। तो इस शेप में बन जाता है आपका लहर। ऊपर ऊपर वाली जमीन को बना देते हैं अच्छा से, काला करना भाई। ये देखिए, ये जो भूमि थी इसमें से क्या कर दी नदियों ने, ये समुद्री लहर ने काट दिया और इसमें क्या बना दिया, गुफा बना दिया। अब आप बताइए ये गुफा का काम क्या है, गुफा के क्या कर सकते हैं, इस गुफा में क्या कर सकते हैं बोलिए, कुछ कर सकते हैं? इस गुफा का काम जासूसी के लिए आदमी कर देता है। हमारी जो नौसेना जो होती है, नौसेना, तो नौसेना की जहाजों पर हमेशा दुश्मन जो देश होते हैं वो नजर रखे रहते हैं। नौसेना के जहाजों पर दुश्मन के देश नजर रखे रहते हैं। तो इसके ऊपर क्या करता है आदमी, कटरैन छा देता है इस तरह से। कटरैन समझते हैं, करकट, कटरैनो नहीं समझता है, करकट, एस्बेस्टस छा दिया जाता है। और नौसेना की जितनी भी पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, वो डीजल भरने के लिए बाहर आएंगी। अब मान लीजिए यहाँ डीजल भरने के लिए आ गई, तो चाइना सेटेलाइट से देख लेगा भैया भारत के पास 16 गो पनडुब्बी है, 10 गो डीजल भर रही है, यानी 6 गो समुद्र में है, अब हमला कर दो। इससे अच्छा कि ऐसे कटरैन छा दीजिए, अब पनडुब्बी को अंदर ले दीजिए, पनडुब्बी को क्या कर दीजिए, अंदर लेके चले जाइए यहाँ पर, आप आराम से क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? उसके ऊपर से भी कटरैन छाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नदियां जो होती हैं पहाड़ को बस नीचे से काटती हैं, ऊपर से पहाड़ रहता ही है। वो तो नीचे से नहीं से काट दिया, तो पनडुब्बी को नीचे घुसा दीजिए, ऊपर पहाड़ रहेगा। ये सेना के अड्डा बनाने के लिए समुद्री गुफाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। समुद्री गुफाएं कौन बनाता है, समुद्री गुफाएं, समुद्री गुफा कौन बनाता है, समुद्री लहरें बनाती। समुद्र में जितनी आकृतियां बनती हैं वो सारी आकृति कौन बनाती है, समुद्र की लहरें बनाती। चाहे वो लैगून हो, क्या चीज हो, लैगून हो या फिर गुफा हो। अब देखिए समुद्र की लहरें कहीं कहीं पर इतना ज्यादा कचरा जमा कर देती है ना, बहुत ज्यादा कचरा जमा कर देती हैं, बालू वगैरह बहुत ज्यादा जमा कर देती हैं, जिस वजह से वहां पानी ज्यादा नहीं पहुंच पाता है।
तो समुद्र की लहरें कहीं कहीं बालू जमा कर देती, बहुत ज्यादा मात्रा में बालू जमा कर देती। इस बालू जमा करने के वजह से वहां का जो जमीन होता है ज्यादा गहरा नहीं होता, उथला हो जाता है, इतने पानी ये रह पाता है, ज्यादा गहरा नहीं हो पाता है, तो बड़ी और खतरनाक मछलियां वहां नहीं जा पाती हैं। तो जिसको हम लोग पुलीन कहते हैं, क्या कहते हैं? पुलीन। क्या कहेंगे? पुलीन कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला इसे बीच कहता है, बीच, जिसपे मरियाना बीच बहुत फेमस है। यहीं आदमी नहाने जाता है, चल जाइएगा ही घचाक से में, तो बहुत गहरा होता है, चल जाएंगे अंदर है और हमें कोनो मछली उछली आके खा जाएगी। तो हमेशा नहाने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? पुलीन पर, यानी बीच पर जाना चाहिए। समुद्र के किनारा को पुलीन कहते हैं और नदी के किनारा को तट कहते हैं। इन पढ़ने वाले लोग सबको तट कह देते हैं, ऐसा नहीं है, पुलीन कहा जाता है, बीच। जैसे जुहू बीच बहुत फेमस है, बाघा बीच गोवा का फेमस है, जुहू बीच चौपाटी बीच या मुंबई का फेमस है, मरियाना बीच चेन्नई का फेमस है, और अक्षा बीच ये भी मुंबई का है। गाना था ना, तुझे अक्षा बीच घुमा दूंगा चलती क्या, चाचा की चाय पिला दूंगा चलती। क्या नहीं कहता है कि तुझे लैगून झील घुमा दूंगा चलती क्या, जानता है आचाक दे मरिए जाएंगे उसमें, समझ में आएगी नहीं? तो बीच पर रहना चाहिए, गोवा वाले बीच। बफरिंग कर रहा है भाई, चुचरा बफरिंग कैसे कर दिया? बफरिंग नहीं करो भाई, किसका किसका बफरिंग कर रहा है यार? बफरिंग नहीं कर रहा है जी। बफरिंग नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया कि नहीं? हाँ बफरिंग नहीं कर रहा है, ठीक हो गया। अरे बाबा ठीक हो गया तो बोलो, नहीं तो बफरिंग अभी भी कर रहा है तो बोलो, हम अभी कैमरा के आगे नहीं है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, बफरिंग होगा तो कोई उपाय नहीं है, हम ही सब देख रहे हैं, ऑपरेटर ही नहीं है। सब काम हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। हमको किसी काम से डर नहीं लगता है, बस एक बार जब घर वाला कहता है बाबू ब्याह कर देते हैं, बहुत से डर लगता है, पता नहीं कौन है खोपड़ी की। समझ आ रहा है कि नहीं यार? आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया समुद्री लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब हम आपको पढ़ाएंगे पवन द्वारा स्थलाकृति, क्योंकि याद कीजिए जब हम आपको टोपोग्राफी पढ़ा रहे थे, आपसे हम बताए थे इस बात को कि जो टोपोग्राफी होता है, टोपोग्राफी ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं ग्राफी, देखिए अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये क्या है? हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश है स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो इसमें बताए थे कि आपको रिवर टोपोग्राफी बताएंगे, साथ ही साथ आपको समुद्री लहरों द्वारा बताएंगे, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसके बाद आपको बनाएंगे बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जिसे हम लोग बर्फ, बर्फ कैसे लिखाएगा जी? हिम लिख देते हैं, हिम, समझ जाइएगा लो, आइस, बर्फ याद नहीं आ रहा है कैसे। बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति बताएंगे, पवन द्वारा निर्मित स्थल, बर्फ द्वारा, अरे, और भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर, बर्फ द्वारा, और कौन सा था? पवन द्वारा। तो 5 टाइप का था, हम आपको 2 टाइप पढ़ा दिए, नदी और समुद्र वाला पढ़ा दिए। अब कल हम आपको भूमिगत पढ़ा देंगे, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ा देंगे, और बर्फ और पवन द्वारा फिर आगे बता देंगे, फिर टोपोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर्वर पर लोड बढ़ते जा रहा है, इस वजह से अचानक बैठ जाएगा, फिर ज्योग्राफी वाला क्लास में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली एडमिशन रोक दिए थे सब, हल्ला करता है सर एडमिशन ले लीजिए, कोनो कहेगा सर हमारी 3 गो गर्लफ्रेंड का हो गया, 2 गो छूटले रह गई, सब एडमिशन दिला दीजिए, एडमिशन ओपन कीजिए। कोनो कहेगा कि हमारा ये छूट गया, वो छूट गया, अजब हाल है। जब भी बैच शुरू हो, अपने भैया भाभी चाचा चाची सब लोग को बोल दिया कि एडमिशन होने वाला, जल्दी ले लीजिए, बीच में आने के बाद सर्वर डिस्टर्ब हो जाता है। आज के लिए इतना ही, कल की टोपोग्राफी कल के